नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव और आप देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल शिव स्टडीज़ पर। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया ही होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं पटवारी परीक्षा के सिलेबस के ऊपर। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। सीजी व्यापम पटवारी सिलेबस एंड पैटर्न एग्जाम के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो सीजी व्यापम पटवारी परीक्षा एग्ज़ाम पैटर्न के लिए सबसे पहले हमको उनके सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो टोटल इसमें 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं सीजी एंड इंडियन जनरल नॉलेज, और दूसरा होता है करेंट जीके, और थर्ड होता है मैथ्स, और फोर्थ रीजनिंग, और फिफ्थ होता है इंग्लिश, और सिक्स होता है हिंदी, और 7 होता है कंप्यूटर नॉलेज। तो दोस्तों, आई होप कि सब्जेक्ट्स के बारे में आप लोग को अच्छी तरीके से पता हो गया होगा। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। तो 7 सब्जेक्ट्स में प्रत्येक सब्जेक्ट्स में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, और कितने क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पर मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो सीजी एंड इंडियन जनरल नॉलेज में टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, और करेंट जीके में आते हैं 15 क्वेश्चंस, और मैथ्स में आते हैं केवल 30 क्वेश्चंस, और रीजनिंग की बात करें तो उसमें केवल 15 क्वेश्चंस आते हैं, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 10 क्वेश्चंस, और हिंदी में 10 क्वेश्चंस, और कंप्यूटर साइंस में आते हैं टोटल 20 क्वेश्चंस। तो इन मतलब 7 सब्जेक्ट्स को मिलाकर के टोटल क्वेश्चंस आते हैं हम लोग का 150 क्वेश्चंस। सीजी इंडियन जनरल नॉलेज में टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है। तो 50 क्वेश्चंस का 50 मार्क्स होगा। और करेंट जीके में वही सेम होगा कि 15 क्वेश्चन से तो 15 मार्क्स का होगा, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन से एक एक मार्क्स का होगा। और 30 क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स के, तो उसका मार्क्स 30 होगा। और रीजनिंग का होगा 15 क्वेश्चंस, और उसमें 15 मार्क्स का होगा। और इंग्लिश का 10, और इसमें भी 10 मार्क्स का होगा। और हिंदी में भी 10, और इसमें भी 10 मार्क्स का ही होगा। और कंप्यूटर साइंस में 20, और इसमें भी 20 मार्क्स का ही होगा। और टाइम हम लोग का होगा 2 घंटे, और 2 घंटे के अंदर में ही हम लोग को ये पूरा 150 क्वेश्चंस करना होगा। आई होप कि दोस्तों इसके बारे में आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। तो अगला स्टेप में हम लोग का दोस्तों ये दिया हुआ है कि द पैटर्न एग्जाम विल बी ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप, अर्थात परीक्षा जो होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की। अर्थात बोलने का मतलब है कि 4 क्वेश्चंस है, मतलब कि एक क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस आएगा, तो उसमें से किसी एक सही करके हमको टिक करना है। तो फर्स्ट कंफर्म। और जो सेकेंड है वो है क्वेश्चंस पेपर विल कंसिस्ट 150 क्वेश्चंस, प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे। और थर्ड क्या बोलता है, पेपर विल बी ऑफ जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, कंप्यूटर एंड हिंदी, अर्थात पेपर सामान्य ज्ञान, गणित, तर्क, अंग्रेजी, कंप्यूटर और हिंदी का होगा। और फोर्थ क्या बोलता है, ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स, सो पेपर विल बी ऑफ टोटल 150 मार्क्स, अर्थात पेपर कुल 150 अर्थात 150 मार्क्स का होगा। और इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी गिवन 2 आवर्स, अर्थात कि परीक्षा की जो समय अवधि है वो 2 घंटे की होगी, 2 घंटे आपको दिए जाएगी। और पॉइंट नंबर 6 है, द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, अर्थात कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा। और उसमें से आपको अगर हिंदी में नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश में आपको समझ करके देना होगा, अगर इंग्लिश में नहीं आता है तो हिंदी में आपको पढ़ करके देना होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और 7 पॉइंट क्या बोलता है कि देयर विल बी
25% नेगेटिव मार्किंग, अर्थात कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। और 8 नंबर क्या बोलता है? 8 नंबर बोलता है कि कैंडिडेट हु क्वालिफाइड रिटन एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब दोस्तों आते हैं सिलेबस की ओर। ये तो हम लोग का हो गया कि कितने मार्क्स का क्या देंगे, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, ये सब आप लोग को पता चल ही गया होगा। यहाँ पर एक बार फिर मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट्स जो जो होंगे वो टोटल हम लोग का 7 होंगे और क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में अलग अलग दिए जाएंगे। और जो मार्क्स होगा क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चंस अगर 50 है तो उसका मार्क्स भी 50 होगा, अर्थात बोलने का मतलब प्रत्येक क्वेश्चंस में एक एक मार्क्स होगा। तो उसके बाद हम आते हैं छत्तीसगढ़ इन इंडियन कल्चर के सिलेबस के ऊपर। तो इसमें आप देख ही रहे होंगे फेमस प्लेस इन इंडिया, भारत में प्रसिद्ध स्थान के बारे में हम लोग को स्टडी करना होगा। और बुक एंड अथर यानी कि किताबें और लेखक के बारे में। साइंस एंड इनोवेशन, विज्ञान और नवाचार, महत्वपूर्ण तिथियां, इम्पोर्टेंट डेट। म्यूजिक एंड लिटरेचर, संगीत और साहित्य के बारे में। और नेशनल डांस, राष्ट्रीय नृत्य, फेमस प्लेस, प्रसिद्ध स्थान। और उसके बाद हम आते हैं अगले स्टेप की ओर। तो यहाँ पर फिर दिया है कि आर्टिस्ट यानी कि प्रसिद्ध कलाकार के बारे में हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। और टूरिज्म स्पॉट ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस यानी कि ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल यानी कि मूर्तियाँ के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा यानी कि संगीत वाद्य यंत्र आदि के बारे में हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। और जियोग्राफी ऑफ इंडिया अर्थात भारत का भूगोल के बारे में। और इकोनॉमिक इश्यू इन इंडिया, भारत में आर्थिक मुद्दे के बारे में। और बोलता है कि नेशनल न्यूज करेंट यानी कि राष्ट्रीय समाचार, वर्तमान में जो घटना घट रही है राष्ट्रीय समाचार के अकॉर्डिंग हम लोग को समाचार सुनने को मिल रहा है, उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। और इंटरनेशनल इश्यूज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के बारे में। और ट्रिबर्स यानी कि जनजातियाँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति को बोलते हैं। और हैंडीक्राफ्ट यानी कि हस्तलिपि। और कंट्रीज एंड कैपिटल्स अर्थात कि देश और राजधानियों के बारे में हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। और पॉलिटिकल साइंस अर्थात कि राजनीति विज्ञान। और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन अर्थात कि वैज्ञानिक अवलोकन के बारे में। और फिर बोलते कि अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज अर्थात कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। और बोल रहा है कि न्यू इन्वेंशन अर्थात आविष्कार के बारे में। और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन विश्व संगठन के बारे में हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। और दोस्तों इतना तक हम लोग का समाप्त हो गया सिलेबस। अर्थात बोलने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ इंडियन कल्चर, इंडियन जनरल नॉलेज के बारे में हम लोग को इतना ही स्टडी करना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग का सिलेबस आता है मैथ्स के ऊपर। इसका एक बार देख लेते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें है सबसे पहले तर्क यानी कि उसको इंग्लिश से बोलते हैं रीजनिंग। जड़ें यानी कि रूट्स। औसत यानी कि एवरेज निकालना। प्रतिशत निकालना, परसेंटेज। लाभ और हानि इत्यादि, प्रॉफिट एंड लॉस एटसेट्रा। घड़ियों के सवाल यानी कि क्लॉकवाइज वाला। और अनुपात यानी कि रेशियो। अंगणित और डेटा व्याख्या जिसमें ग्राफ शामिल है यानी कि अरिथमेटिक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन विच इंक्लूडेड बार ग्राफ। और इसके बाद आता है वृत्त चित्र, पाई चार्ट, लघुगणक, लोगेरिथम, क्रम परिवर्तन और संयोजन अर्थात कि
परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय और संचय वाला जो हम लोग का है वो हम लोग का सिलेबस के अंदर आएगा, उसको हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। और रेखाखंड और सारणीकरण यानी कि लाइन ग्राफ एंड टेबुलेशन। और उसके बाद आता है समय और दूरी अर्थात कि टाइम एंड डिस्टेंस, वॉल्यूम और सतह, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, और ऊंचाई और दूरियां यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद आता है सरल और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। अब उसके बाद दूसरा आता है हम लोग का तीसरा पॉइंट आता है हम लोग का रीजनिंग के बारे में। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं किस प्रकार से इसका सिलेबस है। तो इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा लॉजिक यानी कि तर्क, और एनालॉजी यानी कि सादृश्य, पजल टेस्ट यानी कि जो पहेली में हम लोग को पहेली एक दिया जाएगा उसमें हम लोग को पता करना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, और सीरीज कंप्लीटेशन यानी कि श्रृंखला समापन के बारे में, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक अनुक्रम पहेली के बारे में हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा, तब जा कर के हम लोग का स्टडी कंप्लीट हो पाएगा। और नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस बोलने का मतलब कि नंबर के बारे में, रैंकिंग के बारे में और समय अनुक्रम के बारे में हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। क्लॉक एंड कैलेंडर यानी कि घड़ियाँ और कैलेंडर के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट यानी कि स्थिति रिएक्शन टेस्ट, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट कथन और तर्क, कोडिंग एंड डिकोडिंग। और उसके बाद आता है अरिथमेटिक रीजनिंग यानी कि अंक गणितीय तर्क, और आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संचालन, और अल्फ़ाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण, और फिर आता है एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पात्रता परीक्षा। उसके बाद आता है डेटा सफिशिएंसी डेटा पर्याप्तता, थीम डिटेक्शन यानी कि थीम डिटेक्शन के बारे में हम लोग को स्टडी भी करना पड़ेगा, और इंसर्टिंग एंड मिसिंग कैरेक्टर यानी कि गुम चरित्र को सम्मिलित करना, और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड शब्दों का तार्किक क्रम, और स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कि कथन निष्कर्ष। और उसके बाद आता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी कि दिशा सेंस टेस्ट, अर्थात बोलने का मतलब है कि इसमें हम लोग को यह दिया जाएगा कि ए राइट की ओर इतना किलोमीटर चला और लेफ्ट की ओर इतना गया, तो वर्तमान में अभी किस स्थिति पर है, ये सब हम लोग को टेस्ट करना पड़ेगा इसमें। और उसके बाद है लॉजिकल वेन डायग्राम यानी कि तार्किक वेन आर्क जो हम लोग पढ़ चुके होंगे उसको हम लोग को यहाँ पर बताना होगा। और फिर आता है डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज यानी कि पैसेज से निष्कर्ष निकालना, यानी कोई पैसेज दे दिया रहेगा उसके थ्रू कुछ क्वेश्चंस होगा और पैसेज को पढ़ करके हमको उस क्वेश्चंस का उत्तर देना पड़ेगा। और क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण आएगा। और उसके बाद आता है हम लोग का इंग्लिश का सिलेबस। तो इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं क्या है। पहले फिल इन द ब्लैंक्स अर्थात कि खाली स्थान को फुलफिल करना होगा। और फिर आता है टेंस, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, फिर आता है वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर आर्टिकल, मॉडल्स, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट, स्पोटिंग एरर, पैसेज कंप्लीशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड प्रीपोजिशन। ये पूरा इंग्लिश का सिलेबस है। और अब जाते हैं हम लोग हिंदी सिलेबस की ओर। तो हिंदी सिलेबस में हम लोग का है संधि एवं संधि विच्छेद। संधि एवं संधि विच्छेद आएगा, समास आ जाएगा, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, शब्द अशुद्धि, शब्द शुद्धि, शब्द अशुद्धि, ये सब आएगा। वाक्य शुद्धि आएगा, वाच्य आएगा, क्रिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा। उसके बाद आएगा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। हम लोग का हिंदी का सिलेबस भी ख़त्म हो गया। आई होप कि आप लोग को हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स,
रीजनिंग और कंप्यूटर साइंस, ये सब के बारे में आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आते हैं कंप्यूटर साइंस सिलेबस के तरफ। तो कंप्यूटर साइंस में सिलेबस में फर्स्ट है बेसिक ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की विभिन्न भागों के कार्य सीपीयू का हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट बोलता है नेटवर्किंग के बारे में हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। और इंटरनेट सर्फिंग, इंटरनेट पर खोजना। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डेटा हैंडलिंग, डेटा संधारण। और फिर आता है आइकन प्रतीक और टूलबार और सर्च इंजन की खोज, सर्च इंजन यानी कि खोज इंजन। तो ये भी हो गया हम लोग का पूरा फिक्स। अब मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक पर, तब तक के